करोड़ों मजदूर नौकरियों और रोजगार के लिए इधर से उधर भटकते रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सैकड़ों किलोमीटर तक चलते हुए कईयों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और लाखों लोगों को ये भी नहीं पता कि अब उनका क्या होगा। रीबिल्डिंग लाइव्स इस बहुत ही खास प्रोग्राम में आप आज देखेंगे कि किस तरह अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इन लोगों की जिंदगियों को दोबारा पटरी पर ला रहे हैं, सेहत, शिक्षा और रोजगार जैसी चीजों पर ध्यान देकर। लगभग 4 करोड़ प्रवासी दिहाड़ी मजदूरों पर कोविड-19 की सबसे बुरी मार पड़ी है। देश महामारी से निपट रहा है। ऐसे में इन लोगों की जिंदगियां फिर से संवारने की जरूरत है। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एनडीटीवी के साथ जुड़कर प्रवासी परिवारों की जागरूकता बढ़ाने और उनके पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। देखिए गुजरात के शहर सूरत से ये खास रिपोर्ट। कुछ लोग सैकड़ों हजारों मील लंबा सफर करके घर पहुंचे, तो कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन कुछ ज्यादा ही मुश्किल भरा रहा है। उनके परिवारों को बीमारी लगने का ज्यादा डर रहता है और बच्चों, खासकर लड़कियों की पढ़ाई लिखाई खत्म होने का खतरा भी। लाखों लोगों की जिंदगियां उथल-पुथल होने के कारण स्कूलों को अंदेशा है बहुत से बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे। हंसा बेन का कहना है कि वो और उनके बच्चों को भूखा रहना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इतना खाना ही नहीं था कि अपने बच्चों को खिला पाती। हंसा बेन की बेटी कहती हैं कि वो समाज सेवी बनना चाहती हैं। शायद उन्हें एआईएफ के लोगों से प्रेरणा मिली है जो सूरत में उनके घर में आते रहे। हम यहाँ काम करने आए थे और लॉकडाउन के दौरान हमारी तनख्वाह रोक दी गई थी। हम तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? हम भी भूखे थे, लेकिन हमारे बच्चे भी भूखे रहे और हमें काफी कुछ भुगतना पड़ा। मेरा नाम ज्योति है और मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरा स्कूल बंद कर दिया गया और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लोगों ने हमारे घर आकर बताया कि घर पर रहकर कैसे सीखा जा सकता है। इसलिए हम लॉकडाउन के दौरान घर पर रहकर ही पढ़ाई करने लगे। हमें सोलर पैनल्स के बारे में बताया गया, टैबलेट्स पर वीडियोस दिखाई गई और अब मैं भी बड़े होकर समाज सेवी बनना चाहती हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता बनवा मांगू छूं। I'm really passionate about education in general, and especially for children in migrant communities. I have a father who was not able to go to school. He had to give up school when he was 5 years old because our family needed him to go work. And what I have found as a doctor, that education is really the key that we have so that we can have freedom and we have the ability to thrive in our society and to have a wonderful life. वक्त का तकाजा है कि फौरन राहत दी जाए। इस तरह के परिवारों के लिए भी जरूरी है कि इनके परिवार को फिर से पैरों पर खड़ा किया जाए। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर देने की जरूरत है और एआईएफ इन्हीं पर ध्यान दे रहा है। जरूरी है कि प्रवासी जहां काम कर रहे हैं और जहां से आते हैं, दोनों जगहों पर ये मदद दी जाए। एआईएफ कोशिश कर रहा है कि प्रवासी परिवारों की लड़कियों की पढ़ाई जारी रहे। पायल के पिता सूरत के नजदीक एक लारा गांव में सब्जी बेचते हैं और उनके लिए लॉकडाउन के दौरान फीस के पैसे जुटाना नामुमकिन था। टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ाई ने 12 साल की पायल के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। मेरा नाम पायल है और मैं 7वीं कक्षा में हूँ। लॉकडाउन के बीच मेरा स्कूल बंद हो गया तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन वाले हमारे घर आए और हमने घर से पढ़ाई शुरू की। उनके पढ़ाने का तरीका अलग था। वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए सिखा रहे थे। उन्होंने हमारे टैबलेट्स पर वीडियो दिखाए। हमें बहुत मज़ा आया। मैं बड़े होकर कृषि विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ ताकि खेत जोतने में किसानों की मदद कर सकूँ। Payal Ben was in grade 6 when she came to us. We did an assessment of her learning levels and were surprised to find that
there was an enormous learning deficits in her levels. Her learning was that of grade 1. She couldn't even read or write properly and couldn't identify alphabets. So once she started our learning enrichment program, we worked with her, taking her from where she was to a grade appropriate level. मेरा नाम गोविंद भाई है। मैं गुजरात के एक छोटे से गांव से आता हूं। मेरे गांव में मेरी अपनी ज़मीन है, लेकिन गांव में पानी की समस्या है, इसलिए हमें सूरत आना पड़ा है और किराए पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो हमें काफ़ी परेशानियां हुई, सब कुछ बंद था और हमें अगर सब्जी भी बेचनी होती तो हम कहाँ बेचते। कभी कभी तो हमें अपनी सब्जियां फेंकनी भी पड़ी हैं। किसी तरह से हम लॉकडाउन के दौरान बच गए। AIF की मदद के जरिए ये लोग लॉकडाउन के दौर को पार कर गए, लेकिन अपनी जिंदगियों को वापस पटरी पर लाने के लिए इन्हें और बहुत कुछ चाहिए। AIF ने भारत के 15 राज्यों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मदद की है और अब आगे उसकी योजना पायल और ज्योति जैसी लड़कियों के भविष्य को यूं ही संवारते रहना है। और अब एक कहानी बेंगलुरु से। एबिलिटी बेस्ड लाइवलीहुड एम्पावरमेंट प्रोग्राम विकलांग लोगों को ऐसी ट्रेनिंग देती है जो बुनियादी भी होती है और किसी हुनर में माहिर बनाने के काम भी आती है। इस देश में 2% से भी कम विकलांग लोगों के पास रोजगार है। इस लिहाज से अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन भारत में सबको रोजगार के समान मौके देकर क्रांति ला रही है। उसका मानना है कि हर किसी को उसकी क्षमता से पहचानना चाहिए, अक्षमता से नहीं। लॉकडाउन से बहुत से लोगों को परेशानियां हुई हैं। नौकरियां जाने का खतरा, आमदनी बंद होने का डर। इस माहौल में बहुत से लोगों ने लॉकडाउन खुलने पर तय किया कि महामारी से पहले नौकरी की खातिर जिस शहर में ये लोग आए थे वहां रुकने से बेहतर है कि अपने घर लौट जाएं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद बेंगलुरु में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने तय किया कि इसी शहर में रुकेंगे। Yes, I did face a lot of challenges. जी हाँ, मुझे इस दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों ने आना बंद कर दिया और हमारा कुछ काम बचा था। हाँ, मैंने भी काम किया और मेरे मैनेजर ने भी काफ़ी मदद की। मैं अपने परिवार को भी कुछ पैसे भिजवा पाया हूँ और मुझे 20,000 रुपये वेतन मिला। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ बेंगलुरु आया था। मैंने JSS से अपना डिप्लोमा किया, DTI आया, ट्रेनिंग की, फिर हिल्टन होटल में काम किया। शुरुआत कम तनख्वाह से हुई, 15,000 मिलते थे। 3 महीने में मेरी तरक्की हुई है, तनख्वाह अब 20,000 रुपये हो गई है। अब मैं खुश हूँ। And I'm happy with it now. At AIF, we are aware that rehabilitating the lives of the migrant workers is going to be a complex process. Therefore, we have taken a step-by-step approach defined by 3 things: survive, revive, and thrive. For the first 2-3 months, we want to help the migrant workers survive by giving them ration kits and access to government relief. Then we want to revive their livelihoods by giving them employment and self-employment opportunities. And finally, economically upgrade them and help them thrive in their lives by upskilling them. Bangalore is the main place which has been getting job opportunity. बैंगलोर ऐसी जगह है जहां रोजगार के मौके, सुविधाएं, यात्रा सभी कुछ बहुत आसान है। इसीलिए मैंने नौकरी के लिए बैंगलोर में आने का सोचा। पिछले 2 साल से मैं बैंगलोर में ही हूँ। राहुल, अश्विनी और सागर जीवन की चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहे हैं। अपनी अक्षमताओं को उन्होंने अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया है। Being a different label, it doesn't feel any challenging. Like, see, the thing is, like, many the applications and the internet. विकलांगता चुनौतीपूर्ण नहीं लगती। प्रमुख एप्लीकेशंस, इंटरनेट और दूसरे रोजमर्रा वाले काम करने में अगर ये एप्लीकेशंस ठीक से चलें, तो दफ्तर की तरह सब कुछ आसानी से चलेगा। घर से या दफ्तर से काम करने में कोई भी फर्क नहीं महसूस होता। इसलिए जो भी काम कीजिए पूरे ध्यान से कीजिए। हम जो भी करें खुशी खुशी अगर वो काम करेंगे तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसे पार कर लेंगे। We can go further, whatever it might be, whatever the challenge might be. I find that American India Foundation is going for
a holistic approach when it comes to attending the problems of migrant population. And in the same way, SBA Foundation is also following a holistic approach that is focusing on the livelihood aspects of the migrant plus education of the children, and as well taking care of the health aspects of this issue. So in various ways, I find there is synergy between SBA Foundation activities and American India Foundation activities. इन तीनों नौजवानों की ट्रेनिंग हो चुकी है और इनका कहना है कि इससे इन्हें काफी मदद मिली। So once after I graduated, I got to know there is a job fair opportunity and I just attended the interview. ग्रेजुएशन के बाद मुझे पता चला कि नौकरी की गुंजाइश है, इसलिए मैं एक इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन कुशलता की कमी की वजह से मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया। तब मैंने ट्रेनिंग स्किल सेंटर जाने का फैसला लिया। इसने मेरी काफी मदद की है, चाहे दूसरों तक अपनी बात पहुंचानी हो या फिर आत्मविश्वास हो। सिस्टम में कैसे काम करना है, कॉर्पोरेट जगत में कैसे घुलना मिलना है, इन सब में बहुत मदद की। नौकरी लगने से पहले मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भी दूसरों की तरह स्वतंत्र महिला बन पाऊंगी। AIF स्किल सेंटर में जाने के कुछ ही दिन बाद मुझे नौकरी मिल गई और अब मैं स्वतंत्र महिला हूँ और अपने जैसे लोगों को सलाह दूंगी कि स्किल सेंटर में ट्रेनिंग लें। People who are like me to get trained in the skill center. Got really helpful for me and my sister, both of them. मेरे और मेरी बहन के लिए ये बहुत मददगार साबित हुआ और पहले दिन से मुझे उनसे हर संभव मदद मिल रही है। मैं एक MNC में भी काम कर रहा हूँ, तो इनकी वजह से मुझे शानदार मौका मिला। मैंने एप्टीट्यूड वाली ट्रेनिंग भी ली जो MNCs के लिए बहुत अहम होती है, इसलिए उसके आधार पर मुझे 2012 में नौकरी मिल गई। The skill program is very helpful. स्किल प्रोग्राम से बड़ी मदद मिली। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। सभी के लिए और खास करके विकलांग लोगों के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी हों, ट्रेनिंग और स्किल काम पाने के लिए बहुत जरूरी है। For work is important. अश्विनी कहती हैं कि आजकल के माहौल में जब नौकरी मिलना और मुश्किल हो गया है, तब नए हुनर सीखना और अहम हो गया है। I would request most of the many people who are जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि अगर आप अपने शौक और हुनर को और बेहतर कर सके तो आप अपना जीवन संवार सकते हैं। हमें हमेशा नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सोचकर दुखी ना हो कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि आपके पास जो है उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। और यकीन मानिए, एक दिन आप अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। find that you will be a successful person in your life. आत्मविश्वास, आशावाद और ट्रेनिंग के सहारे ये पेशेवर लगातार बदलती हुई दुनिया में अपनी राह तलाश कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा किशोर या एडोलेसेंट्स हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब कई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शारीरिक बदलावों के बाद नाबालिग चौखट पार करके बालिग होते हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने 2017 में विशाखापट्टनम जिले की इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी पदेरू में जच्चा और बच्चा के लिए मैटरनल और न्यूबॉर्न प्रोग्राम शुरू किया। अनंतागिरी मंडल से ये खास रिपोर्ट। मानसी या मैटरनल और न्यूबॉर्न सर्वाइवल इनिशिएटिव अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का एक जन स्वास्थ्य कार्यक्रम है। 2009 से इसने भारत के 4 राज्यों में 23 लाख माँ और बच्चों की मदद की है। AIF has been our partner for many years, and we felt that they were part of our learning journey, and we have always felt that they contributed to India in the most efficient way. And when we were asked to do the advocacy work, it was really something new for us as a foundation, but we really wanted to understand where AIF was coming from, because it's very important to connect government, local agencies, and national agencies to work together with nonprofits. And this was the best way that we could find that would elevate that work. And so it was something new for us as well as a foundation, but we really believe that AIF was the right partner for us. And advocacy work cannot be done without strong leadership. 19 साल की जया
विशाखापट्टनम के एक गांव पुतिकलासा में अपनी मां और भाई के साथ रहती हैं। वो 8वीं कक्षा के बाद से स्कूल छोड़ अपने परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगी। मानसी की टीमों ने उनको महामारी संबंधी साफ सफाई के बारे में सिखाया और उनकी मां को ये समझाया कि 21 साल से पहले जया की शादी न करें। मेरी माँ ने मेरी शादी तय कर दी थी। मानसी मैडम ने दखल देकर मुझे बताया कि अभी शादी ना करूं, वरना परेशानी आएंगी। इस उम्र में गर्भवती होना बहुत खतरनाक है, जिससे मेरी और बच्चे दोनों की सेहत पर असर पड़ेगा। ये जानलेवा भी हो सकता है। मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें बताई, उनकी समझ में आया और मेरी शादी टाल दी। हम मानसी मैडम के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। ये मुहिम 10 से 19 साल के बीच की बच्चियों पर ध्यान देती हैं। लड़कियों को ट्रेनिंग मिलती है किशोरावस्था में खून की कमी, माहवारी, साफ सफाई प्रबंधन, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य, बाल विवाह से बचाव और यौन शोषण के बारे में। అలాగే అనంతగిరి PHC పరిధిలో ఉండే విలేజెస్ అన్నీ కూడా मैं हर गांव जाकर किशोरियों को बताती हूँ पौष्टिक आहार, माहवारी के दौरान साफ सफाई के बारे में और शादी करने वाली लड़कियों को उसके खतरों के बारे में बताती हूँ। गर्भवती महिलाओं को उनके आहार, स्वास्थ्य और पैदाइश से पहले और बाद की एहतियात के बारे में भी बताती हूँ। అన్ని విషయాలు చెప్తా ఉంటాను। भारत में गर्भ धारण करने वाली उम्र की लगभग 1/3 महिलाएं अल्प पोषित हैं। अल्प पोषित माओं के अल्प पोषित संतान होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी कुपोषण का ये चक्र चलता रहता है। मानसी पहल से गर्भवती महिलाओं का भी फायदा हो रहा है। This Mansi program is very useful as it is educating these pregnant ladies and promoting institutional deliveries. मानसी कार्यक्रम बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये इन गर्भवती महिलाओं को सिखा रही है और संस्थानों में पैदाइश की सलाह दे रही है। ये किशोरियों को जल्दी शादी के खतरे से भी आगाह कर रही है और सही खान पान व साफ सफाई की नसीहत भी करती है। And sanitation and everything. Over 60% of adolescent girls in India are anemic. Less than 40% follow hygienic practices during menstruation. 31% of adolescent girls get married before the age of 18. It is these critical issues that prompted AIF to initiate the Mansi Adolescent Health Initiative or the MAHI program. MAHI program covers 3,500 adolescent girls in 2 tribal blocks, Hukumpet and Anantgiri in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. These adolescent girls are empowered with knowledge regarding anemia, menstrual hygiene and sexual and reproductive health. It has been our endeavor to empower these adolescent girls so that they develop the knowledge and skills and have the capacity to face the challenges that are thrown to them during their life cycle and also develop into healthy women who can deliver healthy babies. आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसी कई लोगों की जिंदगियां आप भी संवार सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए ndtv.com/rebuildinglives। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।